الله أكبر. هياها الجامع، هياها هياها يا حسن صاب المخيمات هون على هلا هنا ضربوا على عن العاملين مستشفى مخيم الدولة. الزهراء. هياها. दोस्तों, जो वीडियो आपने देखा वो क्षण था जब हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने टारगेटेड किलिंग में मारा। इसके कुछ घंटे पहले यूएन जनरल असेंबली में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बहुत कम्बैटिव भाषण दिया, जहां उन्होंने ईरान को वार्न किया, हिजबुल्लाह को वार्न किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि देयर इज़ द इजरायली लॉन्ग आर्म विल रीच एनीवेयर इन ईरान। और उसके कुछ घंटों बाद ही ये टारगेटेड किलिंग हुई। तो क्या ये माना जाए कि पहले इस्माइल हनिये, उसके बाद हसन नसरुल्लाह, इन दोनों की किलिंग्स के बाद हमास और हिजबुल्लाह को जो नुकसान पहुंचा है उससे इजराइल ये वॉर जीत चुका है? ये जानना भी बहुत आवश्यक है कि ईरान, जो अभी तक हिजबुल्लाह को इजराइल के विरुद्ध स्ट्रेटेजिक डेटरेंस के लिए यूज़ कर रहा था, वो अचानक एक बहुत मिलिटरली एक बड़े शांत मोड में चला गया है। इसके पीछे क्या सोच है? ये सब जानने के लिए आज हम संवाद में जुड़ने जा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन से, जो 15 कोर के पूर्व जीओसी रह चुके हैं और वर्तमान में एनडीएमए के सदस्य हैं। तो नमस्कार, जय हिंद एंड वेलकम टू संवाद सर। सर, पिछले 2 महीनों में the Israeli Defense Forces have taken out Ismail Haniyeh, followed by Hassan Nasrallah. सर, आपने ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, इसकी मल्टी लेयर्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है एज एन ऑफिसर। उसके बाद आप लगातार इसको एनालाइज करते हैं। तो जो प्राइमा फेसी जो दिखता है सर कि मेन एनिमीज एलिमिनेटेड और उनके जो कार्डर है डिमोरलाइज्ड, तो has Israel won this war which started on the 7th of October 2023, or even it goes even further? So can they declare victory? नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल आवर व्यूअर्स। और ये बड़ी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है। दिस इज व्हाट यू कॉल द डिलाइट ऑफ ए जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। जहां तक आपका सवाल है, यस, शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। विक्ट्री एंड डिफीट इन बैटल, इसके ऊपर चर्चा हर वक्त चलती रहती है। कोई कभी डिफाइन नहीं कर सका है कि व्हाट डज इट मीन। इन एवरी सिचुएशन इट इज डिफरेंट। हर प्रोटैगनिस्ट के लिए इसके फैक्टर्स अलग होते हैं। अगर हम इसको कन्वेंशनल वॉर की तरफ से देखें तो 6 डे वॉर जैसे थी 1967 के, टारगेट्स अचीव हो गए, टेरिटरी कैप्चर कर ली, दुश्मन के इन दैट केस इजिप्शियन एंड सीरियन आर्मीज को ऑलमोस्ट न्यूट्रलाइज कर दिया। तो इट वाज अ वर्चुअल डिक्लेयर्ड विक्ट्री। ठीक है, 73 में भी इजराइल की आप समझिए जीत हुई थी एक तरीके से कि इट डिड नॉट अलाउ इजिप्ट टू पेनिट्रेट बियॉन्ड द 10 किलोमीटर लिमिट व्हिच द इजिप्शियंस हैड देमसेल्व्स एस्टैब्लिश्ड फॉर देमसेल्व्स दैट टाइम। मगर इस लड़ाई में जो 1 साल से चल रही है जी, eliminating the leadership on the Hezbollah side and the Hamas side has no doubt been a very marked achievement. But I would not classify that this is the end of the war. ये लड़ाई खत्म हो गई और यहाँ पर विक्ट्री डिक्लेयर हो गई। क्योंकि कल भी मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा था with some other analysts, and I was bringing out that this is a temporary setback for both Hamas and for Hezbollah. These players are long-term players. इनको भी मालूम है कि कोई ये लड़ाइयाँ जो है ओवरनाइट तो खत्म होनी नहीं है, 1-2 साल भी नहीं खत्म होनी है। These are 100-year wars. और इसके अंदर yes, one side can declare a victory temporarily to gain morale, psychological domination over the other side. ये सब तो अचीव कर सकते हैं। मगर इस लड़ाई में अगर आप देखिए तो हमास की काबिलियत बिल्कुल नाकारा कर दी है।
हिजबुल्लाह की अभी नहीं की है, मगर हिजबुल्लाह की लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास ऐसी भी काबिलियत है नहीं कोई खास, एक्सेप्ट फॉर द नंबर ऑफ मिसाइल्स एंड रॉकेट्स दैट दे हैव गॉट एज पर द ईरानियन डॉक्ट्रिन के लगातार इनके पास थ्रू द सप्लाई लाइंस ऑफ द लेवेंट यहाँ पर बहुत इनको मिसाइल्स और रॉकेट्स भेजे हैं, मगर ग्राउंड फोर्सेस जो असलियत में जाकर एंड में डिसाइसिव एक्शंस लेती हैं उनकी कोई काबिलियत नहीं है। कपल ऑफ T-72 टैंक्स, थोड़े से BMP-1s हैं। 2006 में हिजबुल्लाह क्लेम करता है कि उसने लड़ाई जीत ली थी। इसकी उनकी अपने परसेप्शन से देखने की बात है, दुनिया को बताने की बात है कि देखिए, इजराइल कुड नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, Israel could not penetrate into Lebanon. We halted them at a certain stage. And that itself was victory for Hezbollah, which was a far weaker force. That is one way of looking at it कि हाँ भाई जीत इसके वजह से हो गई है। 1965 की लड़ाई देखिए अगर आप भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आज भी पाकिस्तान 6 सितंबर को विक्ट्री डे मनाता है। क्यों कहता है कि भारत वॉज द एग्रेसर एंड भारत ने अपने स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं किए, हमने नाकारा कर दिए, तो इसलिए जीत हमारी हुई। तो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज ओनली रिमेन्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट, और इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं, मतलब कोई डिसीजन नहीं हो सकता। सर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से पिछले अराउंड 9-10 डेज में सर इन्होंने IDF ने दे हैव एलिमिनेटेड द टॉप 10 लीडर्स ऑफ हिजबुल्लाह। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से सवाल है सर, पॉलिटिकल नहीं है, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से हाउ डू यू रेट दिस ऑपरेशंस? ये किस तरह के ऑपरेशन है? You see, these were targeted killings of identified leaders. किसी भी लड़ाई में लीडरशिप, अगर आप छोटा टैक्टिकल बैटल देखिए प्लेटून लेवल के ऊपर, तो उसमें भी आमतौर पर कहते हैं कि ऑफिसर को मारो, ऑफिसर के ऑपरेटर को मारो, तो आपकी जो टैक्टिकल सिचुएशन है वो आपके पल में आ जाती है, आपके पक्ष में आ जाती है। लेट्स टेक दिस एग्जांपल हायर अप। When you take it at the international level, there is a deep set leadership which the Hamas had. Hamas की leadership तो was spread from Qatar to Tehran to Damascus to Gaza. हर तरफ मतलब चारों तरफ उसके नेटवर्क थे पूरे पहले में, उनको ज्यादातर न्यूट्रलाइज कर दिया है। कितना वक्त लगेगा इनको आने के लिए टू रीस्टैब्लिश ए न्यू रिलेशनशिप और न्यू लीडरशिप? आई थिंक इट टेक अ फेयर अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप उसी तरीके से देखिए कि उसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज करने से डिड एमन अल ज़वाहिरी बिकम ए ओवरनाइट हीरो एंड ओवरनाइट उसामा बिन लादेन? नो, ही कुड नॉट। Al-Qaeda was never the same again. So to that extent, definitely you can say by targeting the leadership, you have neutralized a very important element of the capability of your adversary. ठीक है, दोनों हिजबुल्लाह में भी और हमास में भी। मगर कहना कि हम जीत गए क्योंकि हमने एलिमिनेट कर दिया, वो शायद खासतौर में एक लॉन्ग टर्म स्टैंड ऑफ के अंदर वो शायद गलत होगा। इट इज एडवांटेज इजराइल, नो डाउट। दूसरी चीज है कि ये हाइब्रिड लड़ाई में जहां आइडियोलॉजीज की बात आ जाती है, द किलिंग ऑफ लीडर्स एक्चुअली लीड्स टू द नर्चरिंग ऑफ द नेक्स्ट लीडरशिप, इनएविटेबली होता है। अब आप देखिए कश्मीर में हालांकि इतनी आसानी से नहीं हुआ है ये, मगर बुरहान वानी वाज कमिंग अप एज ए लीडर ऑन हिज ओन in the next generation. He had already condemned Sayyid Salahuddin और सबको कहा था कि ये सब old generation है, इनको लड़ाई का तरीका नहीं मालूम, we are the young generation and we know how to take it on. वो कोशिश हो रही थी। तो there's a generational struggle within every organization. अभी ये generation जो है हिजबुल्लाह की और हमास की साफ हो चुकी है, और एक नई generation आएगी, मगर उसमें वक्त लगेगा। ओवरनाइट आइकॉनिक वो नहीं आ सकती इस तरीके से। सर ये पोजीशन ये भी है सर कि देख मतलब हिजबुल्लाह के लिए सर दे जस्ट कैन नॉट वॉक अवे इनटू द सनसेट, दे हैव टू एग्जिस्ट, दे हैव टू फाइट।
बट जिस तरह से डिग्रेड कर दिया है इनकी लीडरशिप को, एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि आर दे विलिंग, आर दे रेडी, हाउ मच कैपेसिटी डू दे हैव लेफ्ट टू रिस्पॉन्ड टू इजराइल एज ऑफ नाउ? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है। एंड आई टेक योर माइंड बैक टू 2006। 12 जुलाई 2006 को एक पेट्रोल के ऊपर इन्होंने छापा मार के, इजराइल के आईडीएफ के एक पेट्रोल पे छापा मार के नॉर्दर्न बॉर्डर में ये लड़ाई ट्रिगर की थी। और उस लड़ाई में कुछ इन्होंने टैक्टिक्स ऐसी इस्तेमाल की थी which was not expected by the IDF. They had actually used maneuver on ground, making use of some ancient vehicles that they had with them, armored vehicles, etc. और काफी इन्होंने हद तक उसके अंदर इन्होंने effectiveness पा ली थी। At the moment, they are still living in the glory of 2006. मैं नहीं समझता हूं कि हिजबुल्लाह के पास वो काबिलियत आज है जो 2006 में थी, टू बी एबल टू कंटेस्ट द आईडीएफ। आईडीएफ देखिए, 20 साल में, 18 साल में आईडीएफ हैज एडवांस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, टेक्नोलॉजीज के अंदर, सेंसर्स के साथ, ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट दे हैव बीन एबल टू अचीव। हिजबुल्लाह इज देयर, हिजबुल्लाह इज फाइटिंग अ बेस लेवल वॉर जिसको कहते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसे भी वो डिग्रेड हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस कमांड एंड कंट्रोल, तो बिल्कुल ही तबाह हो गया है इस वक्त। बट आई डोंट थिंक दे हैव द कैपेबिलिटी इवन अदरवाइज टू कंटेस्ट द इजरायलीज। उनका एम, इस एक साल में उनका एम सिर्फ ये था, और ये आई थिंक हसन नसरुल्लाह ने काफी दफे कहा भी है, कि हम इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर को एंगेज रखेंगे so that they cannot optimize the full might of the IDF against the Hamas in Gaza. उस चीज के लिए, उस एम के लिए शायद उन्होंने जो कुछ किया, that they were managing to achieve to an extent. ठीक है? To carry out a ground incursion, the Israelis would need to redeploy from Gaza, which they were doing, in the process of already doing it. They would have to actually reorientate some of their units to get into Lebanon. मगर मेरा जहां तक assessment है इस वक्त, I don't think Israel will get into Lebanon because Israel as it is stretched on two fronts. 3-3.5 लाख की फौज, वो भी मोबिलाइजेशन करने के बाद, ठीक है, वो भी ड्राफ्ट्स बनाने के बाद, is not an easy thing for a small nation to keep it going for a year, 2 years, 3 years. So, more it expands into Lebanon to eliminate the short-range rocket and missile fire which is taking place from there, the more it will become vulnerable to the Hezbollah itself. It will have to keep fighting back against the Hezbollah. So, I think Israeli generalship will probably decide कि अभी हमने टेम्परली इनकी काबिलियत के ऊपर काफी इफेक्ट कर दिया है और इनको डिग्रेड कर दिया है इनकी काबिलियत को, तो दे मे नॉट बी एबल टू टेक दैट काइंड ऑफ एक्शन। जहां पर हिजबुल्लाह अपने आप को दिखाने की कोशिश करेगा, देयर इज नो डाउट दैट इजराइल विल इंश्योर दैट दे टारगेट देम वेरी वेरी इफेक्टिवली। नाउ दैट their focus is not so much on Gaza, that focus will definitely shift here, but a ground incursion into Lebanon, to my mind, may not happen at this time. Sir, while the IDF chief, he's been regularly talking in the past few days about a ground invasion. Though brigade unki jo reservists hai, they have been called back to service. But ये जो एक difference था conventional war and limited war का. Sir, has technology, especially with the introduction of AI, has completely blurred that distinction? I mean, what is the requirement for the Israeli army from a student's angle, I would say, to go into Lebanon when they are getting all the objectives done from the air and using technology? बिल्कुल, I agree with you to a great extent. Lebanon is a slightly different kettle of fish, और Gaza कुछ और अलग है. जी. As you are aware, Lebanon is not about Palestinians. Lebanon is more about the Lebanese. In fact, the war against the Hezbollah is against the
Lebanese Shia community, right? 1982 में हिजबुल्लाह को बनाया था, 1992 में हसन नसरुल्लाह became the Secretary General of the Hezbollah. तो ये लड़ाई कुछ अलग किस्म की लड़ाई है. This was more of a harassing thing which was happening. हमास की जो है वो एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है जो गाजा में है, और वहां पर I think Israel has adopted a policy of complete domination, which means that leave no chance for them to refurbish maybe for a generation or two generations. वो काबिलियत उन्होंने अचीव कर दी है. To say that they have achieved total victory in Gaza, I would go to an extent to agree with that. But having said this is not an end to war. All victories, all conflict terminations do not mean a final termination of conflict. At some stage, this will come back again. जैसे मैं हर दफे आपको कहता हूं, श्रीलंका में अभी भी जिस तरह की सिचुएशन है, मैं अभी भी कहता हूं कि कहीं ना कहीं एक प्रभाकरण पैदा हुआ है जो दोबारा आएगा वापस, जो दोबारा लीड करेगा, एंड दिस होल साइकिल विल कम बैक अगेन. वही चीज गाजा में भी होगी. Because you see, the Palestinians are hell-bent. They have lost everything. And they are hell-bent on this. A good thing would be perhaps be, I was with the Israeli ambassador. कुछ दिन पहले मैं उनके साथ एक पैनल शेयर कर रहा था, and I was giving him advice. मैंने कहा देखो, आमतौर पे लोग कहते हैं कि इजराइल से एडवाइस लो. ठीक है, अब मैं आपको एडवाइस देता हूं. आई थिंक यू नीड टू टेक सम एडवाइस फ्रॉम इंडिया. इंडिया हैज मैनेज्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सट्रीमली वेल. आप कश्मीर का एग्जांपल देख लीजिए, पंजाब का एग्जांपल देख लीजिए, अभी जो रेड कॉरिडोर में हो रहा है उसको देख लीजिए, मणिपुर को छोड़ दीजिए, दैट्स अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश. ठीक है, वो भी सेटल हो जाएगा. बट एवरीवेयर वी हैव सेटल्ड आवर थिंग विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ आवर हार्ड एंड सॉफ्ट पावर. यहां पर जो फर्क है इजरायली कॉन्सेप्ट का, वो है कि सॉफ्ट पावर तो कोई नाम की चीज ही नहीं है. सो टू कीप अ विंडो ओपन एट ऑल टाइम्स फॉर नेगोशिएशंस, to take the more sensible, the more stable elements of that society on board and try and degrade the capability of the radical and extremist leadership, ये चीजें इजराइल नहीं सोचता है. अब मुझे यकीनन ये बहुत मुश्किल भी है. In the setting of the Middle East, it is very difficult. Israel is a nation of 9.5 million people. It is surrounded all over by 7 countries. We all understand that fully. But if the Americans do wish to find peace, I think, for example, the Abraham Accords. Now, the Abraham Accords is not a bad concept at all. देखिए तो it's a good beginning to bring about greater understanding between Christianity, Islam, and Judaism. Okay. UAE was already into it. I think Morocco had already entered into it. It was expected that Saudi Arabia would also join it, and slowly more nations would come into it. Perhaps that was heading towards a long-term kind of solution somewhere. But the whole thing has been, of course, hijacked by the Gaza war. So to come back to the whole thing, this is not the end of the conflict. This is conflict termination of a different kind. आप समझिए कि low intensity हो जाएगा. इसके बाद some rebuilding efforts will take place in Gaza. International reconstruction agencies आएंगी, UN का involvement होगा, ये सब तो होगा यहाँ. ठीक है, मगर Hezbollah, being the kind of organization it is, and we have not spoken about Iran so far at all, it will be motivated. Efforts will be made to refurbish the Hezbollah, to keep the struggle going, come what may. That struggle will probably continue. Sir, I was going to come to Iran only now. कल जब UN में Netanyahu, the Prime Minister Netanyahu, when he was speaking, a very combative speech, sir, I have not heard nothing of that sort in India before. मतलब वो एक लग रहा था कि अपने ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, अमेरिकन ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे, rather than the whole issue. Sir, he talked of 7 fronts war initiated by Iran,
And then he said that there is the long Israeli arm can reach anywhere in Iran. Combative थे सर. उसके बाद से Iran, it was using Hezbollah for the strategic deterrence Israel के लिए. But of late, sir, militarily it was not openly at least. इतना support दिख नहीं रहा था Hezbollah को. As if कि Hezbollah was left on its own. अभी जो position develop हुई है सर, ईरान की पोजीशन जो है, if it supports Hezbollah, there is the possibility of a larger regional war. If it does not support Hezbollah, तो उनके अपने जो जो उनके एलिमेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, द प्रॉक्सीज, दे गेट एग्रीव्ड. तो ईरान की सिचुएशन जो है सर, इस पे आपका व्यू क्या है कि मतलब व्हाट इज इट डूइंग, व्हाट इज इट थिंकिंग, और क्या कर सकता है? देखिए, ईरान के ऊपर सैंक्शंस का असर बहुत ज्यादा हुआ है, मच मोर देन दे एडमिटेड. Even in my overnight visit to Iran, I have found that while everything is available openly here and there, मगर issues हैं, problems हैं उनको. और जहां उनकी काबिलियत है, आप देखिए, supporting Russia with drones and other hardware, etc. That is one means from which a lot of foreign exchange is being earned. They are also helping Turkey to a great extent. तो मुझे लगता है टू एन एक्सटेंट ये जो सपोर्ट हिजबुल्लाह के लिए थी, हमास के लिए थी, टू एन एक्सटेंट slightly compromised because of all that is happening on other fronts as far as Iran is concerned. Secondly, I personally feel Iran का bravado बहुत है, मगर effectiveness on ground is far less. It's a kind of a psychological warfare from time to time to keep expounding this. The number of times they have threatened Israel, the number of times they have threatened the United States. You remember after the killing of Soleimani, how they had threatened reprisal. What did they do? They did a small action which was like a damn squib virtually, और वो भी सब peter out हो गया उसके बाद. Recently again they had done it against other commanders of theirs, the IRGC commanders जो Damascus में थे, उनकी killing हुई, targeted killing Israel ने की. They had once again promised that kind of a reprisal. It did not happen. I don't think they have the means, and they understand it themselves. Overplaying their cards, overplaying it over. Now, I think the international community has largely understood that they don't have what they talk, they cannot execute on ground, right? So you're right. The advantage with Hezbollah much against Hamas. You see, Hamas का ये था कि Gaza is a isolated area, open from the sea on one side. Otherwise, all their supply lines are under control of Israel, right? Maybe to an extent under Egypt, जो south की है, तो वो Egypt के साथ है. But by and large, otherwise they are compromised supply lines. Hezbollah के साथ advantage ये है कि the Levant, which means essentially Iran to Iraq, Iraq to Syria, Syria to Lebanon, is an open route. Besides that, through the Mediterranean, through this famous port of Latakia and places like that, they can easily bring in these are the supply lines which cannot easily be taken down, compromised. I do suspect that Israel will start targeting these supply lines in a huge way to prevent the refurbishment of the Hezbollah, which is bound to happen. Some refurbishment will take place, but if Israel really means business, it needs to essentially go into the concept of indirect warfare by targeting the supply lines. Logistics ko maro ताकि काबिलियत ही ना रहे लड़ने की. That is the kind of thing that they will have to follow. As far as Netanyahu's speech was concerned, yes, I also heard Netanyahu's speech, and a very, very combative speech. It seemed, मैंने आज सुबह while I was writing an article for the Times of India, तो उसमें I started with this. कि लगता है कि speech देने के लिए जब when he walked in to give the speech at the UN General Assembly, at the same time the statement about Israel going into the ground incursion, 2 brigade जो आ रहे हैं, and the actions taken against various targets in Lebanon, including the last, that's the target against Hassan Nasrallah,
all seem to have come into sync with each other. Hmm. It seemed to have been a synchronized operation. Psychological warfare, effective ground incursions, aerial bombing, इस सब मिला के this is a rare thing. And I think एक साल के बाद, after the embarrassment that Israel faced on 7th of October 2023, I think the first time that you can say Israel had come to its own, what it is reputed to be, what the IDF is reputed to be, what Israel's strategic capability is reputed to be, is finally coming to its own. That's the way I सर ईरान पे ही थोड़ा आपको सर और प्रोब करूंगा, बट आई हैव बीन हाँ। ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ईरान का जो स्ट्रेटेजिक कुछ इंटेंट होगा सर, कुछ मोटिव होंगे. आई मीन it is constantly in the news, not only with Israel, it is around the Saudi says that they have some sort of an agreement arrived, but मुझे तो superficially लगता है वो. So what is the strategic intent of Iran? Because Israel is not even a neighbor. अगर पड़ोसी भी नहीं है, काफी distance है, so what exactly does it want to achieve? This is the intra-politics of the Islamic world. Why did Iran come into this at all? Iran was a great friend of Israel till 1979, right? It is after 1979, after the Iranian Revolution, when Iran found itself a new identity, it had to start looking to dominate or at least create a persona for itself within the Islamic world. It suffered from the acute disadvantage of being a Shia state, and therefore ordinarily would not find support within the Islamic world. So the Shia crescent, Azerbaijan, southern Iraq, areas of Bahrain, and Iran itself, of course, the Persian Gulf, all this became a part of a strategic sphere, right? And it found that the means by which it can actually come into prominence in the Islamic world is to take up cudgels on behalf of the Palestinians, who they found कि 1978 के बाद इजिप्ट ने उनको डिजर्ट कर दिया था. गल्फ कंट्रीज ने कभी उनके साथ हाथ उनका बटाया नहीं कभी, और rest of the Islamic world also did lip service, nothing more than that, to the Palestinians. I mean, this is the question all of us ask. Why don't some of the rich Gulf sheikdoms, why don't they absorb a few more Palestinians and things like that? And then you never get answers to that. So this was a great strategic opportunity for Iran to showcase itself. And that it did. And this thing continues. That is why when a year and a half ago, you must have heard, when suddenly the media came out, the Chinese have come and mediated between Saudi Arabia and Iran, and they have come to an agreement. I actually had a laugh at that. मैंने लिखा भी था उस वक्त कि भाई देखो ये मुद्दतों पुरानी लड़ाई है. Right? This is an ideological war within Islam. The Chinese have no idea of what is Islam. ये आए हैं, they think that geopolitically this can be resolved. This cannot. This is an interest-based issue which is within the Islamic world, and not many people understand it clearly. So, since then, while Iran may, sign up agreements and MOUs, etc., with Saudi Arabia and some of the other Arab countries, you will find that behind the scenes, always they will look for a geopolitical dominance, strategic dominance, which is not dominance, perhaps even you can just say a balance with the rest of the Arab world. And this is one of the means of doing it, by continuing to take up cudgels on behalf of the Palestinians, through the Hezbollah, through the Hamas, now through the Houthis, in such a big way through the Houthis. Sir, आपको I'll ask you to don your military hat, sir. Once again, ये तो strategic था. The Israeli Defense Forces chief talking of a ground invasion, reservists को बुलाते हैं, नेतन्याहू जाते हैं UN, where he is threatening Iran. And he's sending out warnings very clearly. अब उसी दौरान this assassination, killing, whatever, sir, ये होता है नसरल्लाह का. आपको सर एक मिलिट्री कमांडर के तौर पर अगर आपको इजरायली आप होते सर, was it all a deception plan कि आप इनको हम ग्राउंड इन्वेजन की धमकी देंगे, ग्राउंड इन्वेजन के लिए मूव करेंगे अपनी फोर्सेस को,
नेतन्याहू जाएंगे विदेश में, वो भी करीब करीब वही बात कर रहे हैं एक तरह से। तो some slip up between the Hezbollah leadership which led to this the identification of the place where this gentleman Nasrallah was hiding, ऐसे कोई plausible है क्या सर ये? देखिए, अगर आप देखें एक तजवीज के तौर पे, I personally feel a military plan devoid of different activities, actions to keep your adversary guessing as to what is your intent. ठीक है, which is your center of gravity, किसको आप कहां पर आने वाले हैं. In this case, the center of gravity was definitely Hassan Nasrallah, right? But around Hassan Nasrallah is layers and layers of other aspects which needed to be targeted. अगर आप सिर्फ हसन नसरुल्लाह के ऊपर ये कर रहे हैं तो naturally the adversary will be completely focused on defending हसन नसरुल्लाह. यहाँ आप एक तरह से आप समझिए डिप्लोमेटिकली आप यूएन के अंदर कुछ कह रहे थे. In fact, if you look at it, if you go back to the 1973 war, that gives you a fine example. जो अनवर सदात ने किया था, अनवर सदात की जो किताब है ना, इन सर्च ऑफ एन आइडेंटिटी, इज अमेजिंग बुक. उसमें आप देखिए उनको, उसने क्या किया था. अखबारों में छाप दिया कि भाई अब हज आ रही है और इतनी वैकेंसीज इजिप्शियन आर्मी के लिए हज के लिए हम अलॉट कर रहे हैं. ठीक है, इतनी सब्सिडी हम दे रहे हैं. अब कोई पढ़ेगा इजराइल में बैठ कर रहा है, ये तो फौज तो हज करने जा रही है, ये लड़ाई कहां लड़ेगी अभी. इट्स अ डिसेप्शन प्लान एंड एट द सेम टाइम कीपिंग यू डाइवर्टेड at the same time. The moment you allow your adversary to focus his attention completely onto what he intends to achieve, then you would have played into him. सिर्फ ग्राउंड इंकर्शन के ऊपर अगर आप जोर लगाते without targeting, without hitting the objectives inside Beirut and other areas, etc., you are softening up. ये सब softening up process होती है before a ground incursion. You keep them guessing कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे, because you keep pounding them and at the same time play up. ये तो मैं कहूँगा नेतन्याहू तो एक जगह पर सिर्फ बात कर रहे थे यूएन जनरल असेंबली में. Normally you would probably talk in multiple places at the same time. You would have, if you remember 71 maybe, Mrs. Indira Gandhi was actually in Calcutta speaking at the time when the attacks took place on 3rd of December. Was that a part of deception? Was that a part of the thing? We don't know. I mean, there's also guesswork we can do. But these are very interesting, sort of examples to consider when you're looking at this. But I compliment you for your observation. I mean, you're not a military mind, but you've become a military person yourself. The way you're observing these things. इन हर चीज में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, उसको लेकर उसके चारों तरफ जितने फैक्टर्स होते हैं उनको टारगेट करना पड़ता है. That weakens that center of gravity and allows you a greater scope to be able to target. Sir, I would like to conclude on that note, sir. As usual, आपसे कोई भी चर्चा, कोई भी संवाद सर बहुत जानकारी से भरा होता है और थैंक यू, आप हमको समय देते हैं मुझे सर. Thank you so much and Jai Hind. Frankly saying, it is a pleasure to interact with you. Your questions are very, very searching questions. मैं तो कभी डर जाता हूँ कि पता नहीं कौन से सवाल पूछ लेंगे ये इस तरह के. And these are very well thought out questions. And let me tell you, this is shared. It is shared with a community of almost 500 to 600 people. आप भी उसी community के अंदर हैं, of all friends and well-wishers who understand and many times comment on it themselves. So just keep at it. Thank you very much. Thank you, sir.